हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो आप लोगों को पता ही है, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेट नंबर 28, जिसमें हमारे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों, ग्रामीण या ग्राम विभाग के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वर्तमान में इसमें सहायक अनेक विभाग मिलकर सहयोग करते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे विभाग की आवश्यकता महसूस की गई थी ताकि गाँव का विकास किया जा सके, तो इसे इसीलिए बनाया गया था, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है। दोस्तों, वर्तमान कैबिनेट मंत्री यानी कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं, तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, तो दोनों ही विभाग मिलकर काम करते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वर्ष 1974 में ग्रामीण विकास विभाग एवं खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया था, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1974 में ये अस्तित्व में आया था, तो इस डेट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्तमान का मंत्रालय 1999 में अपना कार्य करता आ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ग्रामीण निर्धनता का निवारण भी इसी के थ्रू किया जाता है, सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यावरण का संरक्षण भी इसी के थ्रू होता है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना यानी घोषणा कब की गई थी? 1975 में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और किस किस समय में की गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? इंदिरा गांधी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू हुए, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो योजना का बनाना ये भी इसमें शामिल होता है, इसके लिए बजट आवंटन किया करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये तीनों ही कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो ये लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायक होती है, इसमें योजना निर्देश करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट आदि बनाना किया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की गई थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता थी, और इसी को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्य होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका कार्य क्या होता है? योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना, यानी कि इसके जो गरीब लोगों को इसकी सहायता प्रदान की जाती है, तो इसका मुख्य रूप से यही होता है कि योजना को तैयार करना, निर्देश देना, नियंत्रण करना और समन्वय करना और रिपोर्ट तैयार करना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की थी। दोस्तों, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन की सहकारिता के आधार पर मद्रास के तो इसमें तो मद्रास दिया गया है, मद्रास के निकट गांव में की थी। उस गांव का नाम था सुंदरम ग्राम या सुंदरम गांव, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा कृषकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्राम विकास के रूप में वर्ष 1920 में समाजशास्त्री एल.एम. हर्ष, क्या नाम था, एल.एम. हर्ष के सहयोग से श्री निकेतन योजना की शुरुआत की थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये योजना प्रारंभ में 8 गांवों में शुरू की गई थी और उसके पश्चात 15 गांवों में शुरू की गई थी, और जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु होती है ये योजना भी खत्म हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? दोस्तों, कूड़े से हरित ऊर्जा के निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य शीर्ष पर हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बायो मिशन में ये राज्य शीर्ष पर हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें किसानों की घास फूस भूसा आदि से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रश्नावली प्रावधि का गुण नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन से प्रश्नावली प्रावधि का गुण नहीं है। सरल प्रावधि होती है, कम खर्चीली होती है, अपूर्ण सूचना। तो अपूर्ण सूचना किसकी गुण नहीं है, एक बल्कि एक दोष होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये शोध प्रणाली के चैप्टर से टॉपिक से क्वेश्चन है, तो शोध प्रणाली को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रश्नावली के प्रमुख गुणों में सरल प्रविधि, कम खर्चीली, सरल सांख्यिकी विश्लेषण, समय की बचत, पुनरावृत्ति संभव, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति आदि प्रमुख है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के अवगुण या दोष है? तो प्रत्युत्तर की समस्या, अस्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता। तो ये तीनों ही क्या हैं? प्रश्नावली के दोष हैं, प्रश्नावली शोध के दोष हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली का आप इस तरह से मान सकते हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए शोध की जाती है तो उन्हें प्रश्न लिख कर दे दी जाती है और उनसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो वो लोग उसका लिखित में दे देते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन तैयार करके दे दी जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर किस तरह का, मतलब पहले से क्या चेंजेस आए। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की शुरुआत कब की गई थी? 1926 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक श्रेणी को एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? गुणात्मक तत्वों को मात्रात्मक स्वरूप देना। तो ये भी सही है। अगला है गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक रूप देना। तो ये भी इसके लिए सही है। संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना। तो तीनों ही अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है आपको ध्यान रखना है। तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, इसमें सर्वगीण अध्ययन किया जाता है और गुणात्मक विश्लेषण आदि इसमें शामिल होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिक अध्ययन केवल तत्वों का संकलन ही नहीं करता, बल्कि तत्वों की संग्रह के संगठन एवं विश्लेषण वाली पद्धति है, जिसमें समाज के सभी पक्षों का अध्ययन आसान होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? दोस्तों, ये क्या कहलाती है? व्यक्तिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन व्यक्तिगत अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन का गुण नहीं है। तो गहन अध्ययन किया जाता है, पक्षपात की संभावना ये इसका गुण नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसका एक दोष होता है। तो सामग्री का संपूर्णता,
मनोवृत्ति का अध्ययन, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख गुण होते हैं। तो जब किसी अध्ययन में प्रत्येक इकाई का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व अध्ययन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब शोध प्रणाली की पद्धतियाँ हैं, इन्हें आप पढ़ लें एक बार, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सांख्यिकी विशेषता को सही संदर्भित नहीं करती है। तो आपको बताना है कौन संदर्भित सही नहीं करती है। तो तत्वों का समूहीकरण, तत्वों का सांख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है, लेकिन व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, तो ये संदर्भित नहीं करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है। तो संख्या की उपयोगिता एवं महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे सामाजिक तथा अन्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना, सम्यकों का सरलीकरण में सहायक होता है। तो इसमें पहला दे रखा है तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, सही है। पूर्वानुमान में सहायक होता है, नियोजन के क्षेत्र में भी सहायक होता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां या सीमाएं पाई जाती हैं। तो इसमें क्या सीमाएं या कमियां पाई जाती हैं। तो पहला इसमें दिया गया है, केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी इसके लिए सही है। नेक्स्ट है दुरुपयोग होना, इसका दुरुपयोग होता है, इसकी कमियां कह सकते हैं या इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, तो भी इसकी ये क्या है, कमी है। तो ये तीनों ही इसकी क्या है, कमी है, सांख्यिकी सामाजिक जीवन की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। दोस्तों, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होना चाहिए। दोस्तों, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड होना चाहिए। तो कितने मरीजों पर एक बेड होना चाहिए, आप इसको ध्यान रखें, 3100। और उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मरीजों पर एक बेड है, तो 3900 मरीजों पर एक बेड है 2019 की हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, आप इसको ध्यान रखेंगे, केरला। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, केरला। और सबसे पिछड़े हुए यानी सबसे लास्ट नंबर किसका आता है, तो उत्तर प्रदेश, अपने यूपी का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 1983 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दूसरी स्वास्थ्य नीति की, तो दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में लागू की गई थी। और तीसरी स्वास्थ्य नीति कब आई थी, 2017 में। तो यही स्वास्थ्य नीति चल रही है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2025 तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का स्वगण सेवा प्रावधानों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है इसमें, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म की होना। अगला है सभी को पहुंच के भीतर होना। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख कुछ लक्ष्य हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, यानी कि जन्म के समय जो माँ की मृत्यु हो जाती है उनमें कमी लाना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्यिकी को बढ़ावा देना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये भी इसका उद्देश्य है। संचारी रोगों की रोकथाम करना, ये भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्यिकी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है। तो पहला है कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, ये भी सही है। कालाजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, तो ये भी इसका एक लक्ष्य था। नेक्स्ट है फाइलेरिया को 2015 तक समाप्त करना, तो ये भी इसका एक लक्ष्य था। लेकिन डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये इसका लक्ष्य नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका लक्ष्य ये था, डेंगू में जो डेंगू से मृत्यु होती हैं तो 2010 तक 50% उसमें कमी लाना था। तो यही क्या है, इसके लिए गलत है। अगर इसमें ये 50% वाला बारी बात दी होती तो ये सही होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 28। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम में जब भी कभी होता है तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको मतलब क्लियर हो सकेगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ते भी होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। फिर भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।